30 2026 के शाम को केपीआईटी टेक्नोलॉजीज स्टॉक एक्सचेंजेस को एक छोटा सा लेटर भेजता है और अगले सुबह जब मार्केट खुलता है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का शेयर एक ही दिन में 17% से ज्यादा क्रैश हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर ही स्टॉक 25% से ज्यादा नीचे चला जाता है और स्टॉक उस लेवल पे ट्रेड करता है जिस लेवल पे वो सितंबर 2022 में ट्रेड कर रहा था। यानी 4 साल के जो गेन्स है सारे इरोड हो जाते हैं। और ये गिरावट ना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि इन्वेस्टर्स इस टाइम पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में रिवर्सल का या रिकवरी का वेट कर रहे थे क्योंकि स्टॉक अपने पीक प्राइस से ऑलमोस्ट 70% अभी तक नीचे गिर चुका है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कोई स्मॉल कैप पंप एंड डंप स्टॉक नहीं था। ये वो कंपनी है जिसने 23 क्वार्टर्स लगातार बैक टू बैक ग्रोथ डिलीवर किया था, ऑलमोस्ट 6 साल विदाउट अ सिंगल मिस। और इतने सालों तक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज मार्केट का फेवरेट पिक्स एंड शवल्स प्ले था फ्यूचरिस्टिक कार सेगमेंट में। और उसके बाद एक ईमेल जर्मनी से आता है जो रातों रात इस कंपनी के 6 साल के ग्रोथ स्ट्रीक को ब्रेक कर देता है, कंप्लीटली तोड़ देता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में ना हम 3 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग एट केपीआईटी। दूसरा सवाल, यहां से क्या कंपनी के साथ और भी बुरा हो सकता है। और उसके बाद तीसरा सवाल, क्या कंपनी का स्टॉक फिर से रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इस पूरे एनालिसिस के प्रोसेस में मैं आपको 5 इन्वेस्टिंग के लेसन्स भी सिखाऊंगा जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की स्टोरी हमें बताता है। और ये 5 लेसन्स सिर्फ केपीआईटी तक ही सीमित नहीं है, ये आपके सारे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास इन डिस्गाइज ऑफ अ स्टॉक एनालिसिस। सो लेट्स गो। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि केपीआईटी एक्चुअल में बेचता क्या है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी कंपनी है। गलत, ये एक आईटी कंपनी नहीं है और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को मिसप्राइज्ड कर दिया था क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज क्या करते हैं, वो आईटी सर्विसेज बेचते हैं, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया या क्लाउड माइग्रेशन हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसा बेचता है जो बहुत ही रेयर है और वो है ऑटोमोटिव ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये बेचता है। यानी बेसिकली इस कंपनी के इंजीनियर्स वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो आपके गाड़ी के यानी आपके कार के अंदर चलता है, जो आपके ब्रेकिंग सिस्टम्स को मैनेज करता है, बैटरी मैनेजमेंट करता है या ड्राइवर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है। यानी ये वो आइडिया है जहां पर मॉडर्न कार्स को 4 पहियों पे चलने वाले स्मार्टफोन की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर गाड़ी में मेटल से ज्यादा गाड़ी में लगा सॉफ्टवेयर मैटर करता है। और ये जो निश है इसने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को 2 सुपर पावर्स दिए। पहला सुपर पावर था हायर मार्जिन्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, यहां पर इस कंपनी को 20% से भी ज्यादा का एबिटा मिला। लेकिन वही जो मिड टियर के ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है वो 15% तक एबिटा के लिए भी बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा सुपर पावर इसको मिला एक बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ स्टोरी, जहां पर प्लैनेट अर्थ का हर एक कार मेकर ऐसे सिचुएशन में आ गया जहां पर वो इधर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करता नहीं तो खत्म हो जाता। और इसी डिमांड की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंपाउंडेड लाइक अ ड्रीम। 100 रुपए का स्टॉक इतना भागा कि एक टाइम पे वो अराउंड 1900 रुपीज तक पहुंच गया एंड मार्केट फेल इन लव विद द स्टॉक। और इसी प्यार की वजह से इसका पी रेशो जो है वो 100 के ऊपर चला गया। और ये जो पी रेशो का नंबर है ना, इसको दिमाग में कहीं पर होल्ड करके रखिए क्योंकि वीडियो के एंड में जब क्लाइमैक्स आएगा तो वहां पर ये एक बहुत बड़ा विलन बन के लौटने वाला है। तो इस स्टोरी का लेसन नंबर 1 क्या है? नो व्हाट योर कंपनी सेल्स। सबसे पहले ये समझो कि आपका कंपनी बेचता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी एनालिसिस को ना करने के वजह से ही केपीआईटी का जो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रैली था उसको मिस कर दिया। उन्होंने सोचा ये एक आईटी कंपनी है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल आईटी कंपनी नहीं था। केपीआईटी का जो फॉर्चून है वो ऑटो R&D बजट के साथ जुड़ा था, ना बल्कि ग्लोबल टेक स्पेंडिंग के साथ, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज में रेवेन्यू आता है। और जिन इन्वेस्टर्स को इस मैक्रो फैक्टर के बारे में पता था उन्होंने केपीआईटी में आता हुआ क्रैश को पहले ही देख लिया था। और जिन इन्वेस्टर्स को इस मैक्रो फैक्टर के बारे में नहीं पता था या केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एज अ कंपनी करता क्या है वो भी पता नहीं था, दे नेवर सॉ दिस क्रैश कमिंग। और इसी रीजन की वजह से कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले एक सवाल का जवाब एक सेंटेंस में जरूर जान लेना।
और वो सवाल ये है कि हु पेज दिस कंपनी एंड फॉर व्हाट, यानी कौन इस कंपनी को पैसे देता है और क्यों देता है। दिस इज लेसन नंबर 1। तो अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग एट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो डैमेज रिपोर्ट में 4 ऐसी चीजें हैं जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ बैक टू बैक हुआ, जिसने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को बुरी तरीके से तोड़ दिया। तो इन 4 प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम ये था कि यूरोप कॉट अ कोल्ड एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज वाज सिटिंग नेक्स्ट टू इट। क्योंकि यूरोप के जो ऑटो मेकर्स है दे आर द बिगेस्ट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और अभी के टाइम में यूरोप के जो ऑटो मेकर्स है उनकी जिंदगी इतनी खराब हो गई है कि मान लो वो कोई बुरा सपना जी रहे हैं, क्योंकि यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बहुत कम है और उसके ऊपर ये जो चाइनीज ऑटोमेकर्स है उनका कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। एंड मोर ओवर अभी के टाइम में यूरोप में जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और ऐसे कंडीशंस के अंडर यूरोपियन कार मेकर्स का जो प्रॉफिट्स है वो लगातार कम हो रहे, और कम होते प्रॉफिट्स में ऐसे टाइम पे, स्ट्रेस टाइम पे, यूरोपियन ऑटोमेकर्स वही कर रहे हैं जो हर कंपनी करता है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसको कट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो कॉलम है वहां पर कौन से आइटम है, तो उस कॉलम में है लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर R&D के प्रोजेक्ट्स, जो कि बेसिकली केपीआईटी का ब्रेड एंड बटर है। एंड मोर ओवर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है उसने इस इंपैक्ट को और भी ज्यादा लीथल बना दिया, क्योंकि BMW अकेला केपीआईटी का जो 12% ऑफ द रेवेन्यू है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा था। एंड मोर ओवर जब जेपी मॉर्गन ने कंपनी के जून प्रॉफिट्स के वार्निंग्स को एनालाइज किया तो उन्होंने सीधा BMW और वोल्क्सवैगन की तरफ पॉइंट आउट किया। क्योंकि आप सोच के देखिए, एक क्लाइंट मीटिंग जो जर्मनी के म्यूनिक में होता है वो ओवरनाइट केपीआईटी के मोर देन 10% ऑफ द रेवेन्यू को इरोड करने का पोटेंशियल रखता है। और ये हुआ भी, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं हुआ, ऑफ अ सडन हो गया। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्ट भी किया कि क्लाइंट का जो बजट कट है वो सडनली आ गया, वो भी क्वार्टर खत्म होने के कुछ ही हफ्तों पहले, जिसकी वजह से वो टाइम पे कॉस्ट को भी एडजस्ट नहीं कर पाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू तो सडनली गिर गया कंपनी का, लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंसेस को, जैसे कि सैलरीज वगैरह है, उसको टाइम पे एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा स्लम्प हो गया। और इसी रीजन की वजह से आपने देखा होगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो ऑफ अ सडन 28% गिर के अबाउट 117 करोड़ हो गए, लेकिन वही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मात्र 2% गिरा है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो दो धारी तलवार है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज वे अप में बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, लेकिन वे डाउन में ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। और उसके बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 2, जहां पर कंपनी का ग्रोथ सरफेस पे जितना दिख रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा कमजोर था, और इस कमजोरी को कंपनी के एक्विजिशंस हाइड कर रहे थे। और ये जो चीज है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हर कोई इसको स्किप कर रहा है, क्योंकि अगर आप कंपनी के एक्विजिशंस को स्ट्रिप आउट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो केपीआईटी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। कितना नेगेटिव, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में -2.3% और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में -1% का नेगेटिव ग्रोथ। और इसी रीजन की वजह से जो हेडलाइन नंबर्स है वो बहुत अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि एक्विजिशन के जो नंबर्स है वो ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का जो शॉर्टफॉल है उसको हाइड कर रहे थे। और यहीं पर हमें मिलता है लेसन नंबर 2, जो हमें कोई भी कंपनी एनालाइज करते टाइम याद में रखना है, जहां पर हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को सेपरेटली देखना होता है। क्योंकि बहुत बार मार्केट में क्या होता है, कोई कंपनी हर साल रेवेन्यू बाय कर सकता है एक्विजिशंस के जरिए और अपने आप को एज अ ग्रोथ कंपनी प्रोजेक्ट कर सकता है। और इसीलिए हमेशा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन कीजिए, वहां पर यह देखिए कि कंपनी के एक्विजिशंस रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसको वहां से माइनस करके कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है वो कंपनी के कोर बिजनेस का पल्स होता है या कोर बिजनेस का हार्ट होता है, एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट मेकअप। तो इसीलिए इस बात को याद में रखिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ हैज टू बी सीन सेपरेटली। और उसके बाद अभी बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में, जहां पर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी रेड सिग्नल्स दिखाना शुरू कर रहा था, और वो भी 6 महीने के एडवांस में। जहां पर अगर आप कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे, यानी जो नए डील्स साइन किए जाते हैं उसका वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में अबाउट 2380 करोड़ के आसपास था। लेकिन वही Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 आते आते ये ऑर्डर वैल्यू रिड्यूस होके
717 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कंपनी का जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो 28% कोलैप्स हो गया। ये बात स्टॉक प्राइस क्रैश होने के कुछ क्वार्टर्स पहले कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहां पर ये प्रिंटेड है, वहां पर ये डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है। और इसी बात से हमें सीखने मिलता है लेसन नंबर 3, और लेसन नंबर 3 है रेवेन्यू इज अ लैगिंग इंडिकेटर एंड ऑर्डर बुक इज अ लीडिंग इंडिकेटर। किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस में, चाहे वो आईटी हो सकता है, ER&D हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या डिफेंस हो सकता है, वहां पर आज जो कंपनी रेवेन्यू या सेल्स रिपोर्ट कर रहा है, उस रेवेन्यू या सेल्स को कंपनी ने 12 या 18 महीने पहले ऑर्डर के रूप में जीता था। और इसीलिए अगर आपको किसी कंपनी के कल के रेवेन्यू को, आने वाले रेवेन्यू को ट्रैक करना है, तो आपको ट्रैक करना है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड ऑर्डर इनफ्लो एवरी क्वार्टर। जिन इन्वेस्टर्स ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को ट्रैक किया था, मे बी शायद उन्होंने 1200 रुपीज के स्टॉक प्राइस पे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एग्जिट कर दिया होगा या प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और जिन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ रेवेन्यू को ट्रैक किया, उन इन्वेस्टर्स को 560 रुपीज के स्टॉक प्राइस पे एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन मिला है या सीख मिला है। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में, जहां पर केपीआईटी के क्लाइंट्स ने फ्यूचर को ही डिले कर दिया। द क्लाइंट्स डिलेड द फ्यूचर इटसेल्फ। क्योंकि यूरोपियन कार मेकर्स या ऑटो मेकर्स जो कि केपीआईटी के क्लाइंट्स है, उन्होंने बस बजट कट नहीं किया, उन्होंने ये जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल लॉन्चेस है उसको 1-2 साल डिले कर दिया, पुश कर दिया आगे। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो मोस्ट वैल्यूएबल वर्क है वो इन्हीं डेवलपमेंट साइकिल्स में बैठता है। और अभी ये जो डेवलपमेंट साइकिल का जो पाइपलाइन है वो अभी कैंसिल तो नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी फ्रोजन स्टेट में है। और यहाँ पर फ्रोजन सुन के कुछ इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिला होगा कि चलो कैंसिल तो नहीं हुआ है, फ्रोजन ही हुआ है, जब अनफ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद केपीआईटी को वापस रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। और ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जब तक ये डेवलपमेंट साइकिल पाइपलाइन फ्रोजन रहेगा तब तक केपीआईटी के रेवेन्यूज भी फ्रोजन रहेंगे, यानी यहाँ से केपीआईटी को कोई भी रेवेन्यू नहीं आएगा, विच मीन्स ग्रोथ भी नहीं आएगा। और अभी आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्विक अनाउंसमेंट है। आने वाले सैटरडे और संडे को 2 वर्कशॉप्स होने वाले हैं। पहला वर्कशॉप सैटरडे को होगा जहां पर हम मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के ऊपर सिखाने वाले हैं, और दूसरा वर्कशॉप संडे होगा जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वर्कशॉप करने वाले हैं। और अगर आप वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस झेलने पड़े, जिसकी वजह से अभी तक कंपनी का स्टॉक प्राइस बुरी तरीके से क्रैश हो गया है। लेकिन अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे या ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को क्या और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या और भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर क्या और भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और इस डिस्कशन को मैंने अनकंफर्टेबल इसलिए बोला क्योंकि अभी के टाइम में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो शेयर प्राइस है वो करीब करीब 600 रुपए के आसपास है। और इस प्राइस लेवल पे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इज दिस द बॉटम ऑफ द स्टॉक। और मेरे ख्याल से ये गलत सवाल है। और यहाँ पर सही सवाल यहाँ पर हमें ये पूछना चाहिए कि क्या अभी भी कुछ ऐसे रिस्क या ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कंपनी के स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन नहीं हुए हैं। और इसी सवाल के जवाब जानने के लिए हम कंपनी के 4 रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो कंपनी के ऊपर रियल रिस्क पोज करता है। और ये रिस्क फैक्टर्स क्या सच में कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अभी हम वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहला रिस्क फैक्टर है द क्लाइंट कट्स स्प्रेड। क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो भी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है या जो चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पर मेनली कंपनी के जो 3 या 4 लार्ज क्लाइंट्स ने अबाउट 550 करोड़ का जो स्पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए उसको कट कर दिया है। लेकिन अगर ये जो यूरोप का जो ऑटो रिसेशन है अगर ये और भी ज्यादा डीप होता है तो अभी ये जो कॉस्ट कटिंग BMW और वोल्क्सवैगन जैसे जो कंपनीज है वो कर रही है, उससे एक कट्स जो है वो स्प्रेड होके ये जो नेक्स्ट टीयर के जो क्लाइंट्स हैं वहां पर भी कॉस्ट कटिंग देखने को मिल सकता है, जो कि केपीआईटी के लिए डेवास्टेटिंग हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट केपीआईटी के मैनेजमेंट ने खुद ये गाइडेंस दिया है कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2027 Q1 की तरह फ्लैट दिख सकता है, ऐसा कंपनी ने खुद गाइडेंस दिया है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट ने सेकेंड हाफ में रिकवरी का प्रॉमिस किया है। लेकिन अगर इन केस ये जो H2 है यानी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, अगर वो भी डिसअपॉइंटिंग रहता है तो ये जो 1 बैड ईयर का जो स्टोरी है
वो एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन का स्टोरी बन सकता है, जिसके चलते स्टॉक जो है वो और भी ज्यादा डी रेटेड होने का चांसेस रखता है। और उसके बाद दूसरा रिस्क फैक्टर है चाइना, क्योंकि अभी ये जो चाइना का प्रॉब्लम है वो केपीआईटी कस्टमर्स के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन चुका है। और यूरोप का जो एस्टैब्लिश्ड ऑटो इंडस्ट्री है उसके लिए चाइना एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, उसको समझने के लिए ये नंबर सुन लीजिए। यूरोप के जो ऑटो मेकर्स है वो करीब करीब 4 साल का टाइम लेते हैं किसी भी नए सॉफ्टवेयर फीचर को रोल आउट करने की। और चाइना के जो ईवी मेकर्स है वो इस नए सॉफ्टवेयर रोल आउट्स को हर 21 महीने में कर देते हैं। यानी कहां पर 4 साल, कहां पर 21 मंथ्स का टाइमलाइन। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में जो भी गाड़ियां बिकती है, जो भी कार्स बिकती है, उसमें से करीब करीब 10% गाड़ियां चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो अभी इस चेन को फॉलो कीजिए। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के जो क्लाइंट्स हैं, जो यूरोपियन कार मेकर्स हैं, वो जितना मार्केट शेयर चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपनीज के सामने गवाएंगे, उतना ही टोटल एड्रेसेबल मार्केट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का भी कम होगा। यानी ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसको परमानेंटली डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो चाइनीज कार मेकर्स है उनको केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर इन हाउस बनाते हैं। उनके पास चाइनीज इंजीनियर्स की एक पूरी आर्मी बैठी है जो बहुत ही चीप और सस्ते तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करता है और रोल आउट कर देता है। तो इसीलिए ये दो अलग सिचुएशंस है। केपीआईटी कैन सर्वाइव इट्स क्लाइंट्स कटिंग बजट, यानी क्लाइंट्स जो बजट कट कर रहे हैं उसको केपीआईटी डेफिनेटली सर्वाइव कर सकता है। मे बी ये हो सकता है टेम्पररी इशू हो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के जो क्लाइंट्स है, जो यूरोपियन कार मेकर्स है, अगर वो चाइनीज कार मेकर्स के सामने अगर वॉर हार जाते हैं या मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गवाते हैं, तो ये केपीआईटी के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाएगा। और उसके बाद आता है रिस्क नंबर 3, जहां पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एआई है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के खुद के प्रोडक्ट को डिफ्लेट कर रहा है। तो यहाँ पर आयरनी देखिए, 62% ऑफ द केपीआईटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फिक्स्ड प्राइस्ड है। और अभी एआई कोडिंग की वजह से कम इंजीनियर्स सेम प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर पाएंगे, जिसकी वजह से केपीआईटी का कॉस्ट कम होगा। और केपीआईटी इसको पॉजिटिवली भी फ्रेम करता है कि कॉस्ट फॉल्स फास्टर देन रेवेन्यू एंड मार्जिन होल्ड्स। और ये सही भी है, बट हैविंग सेड दैट, ये भी सच है कि इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू पर प्रोजेक्ट है वो स्ट्रक्चरली डिफ्लेट हो रहा है। यानी अभी ये जो बिलेबल आवर्स का जो इंजन था, जिसके बेसिस पे इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री खड़ा हुआ, उसको अभी रीराइट किया जा रहा है रियल टाइम में। और इसका एंडिंग क्या होगा ये किसी को पता नहीं। यानी सिंपल वर्ड्स में, आज के टाइम में जो 100 रुपए पे जो कॉन्ट्रैक्ट केपीआईटी को मिल रहा था, वो आने वाले टाइम में कितने रुपए में मिलेगा, कितना उसका प्राइस कम होगा, इसका किसी को भी आइडिया नहीं। और उसके बाद आता है रिस्क नंबर 4, जो कि सबसे खराब रिस्क है, जहां पर अभी कंपनी में लीडरशिप वैक्यूम है एट द वर्स्ट टाइम पॉसिबल। क्योंकि मई 2026 में क्या होता है, केपीआईटी लॉस्ट इट्स फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर रवि पंडित। और इनके जो फाउंडर जो रिसेंटली एक्सपायर हो गए, वो एक विजनरी थे। इन्होंने ऑटोमोबाइल के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके ऊपर तब फोकस किया जब ये ट्रेंड में या फैशनेबल भी नहीं था, जब कोई भी इसके बारे में सोच नहीं रहा था। तो उस टाइम इन्होंने बेट किया और उसके बेसिस पे इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और अभी कंपनी को बनाने वाले इस आर्किटेक्ट के बिना कंपनी क्या कर रहा है, अपने जो हार्डेस्ट ईयर है उसको नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इनटैंजिबल रिस्क है, इसको कोई भी स्प्रेडशीट या कोई भी एक्सेल कैप्चर नहीं कर सकता है। और यहीं पर हमें मिलता है लेसन नंबर 4, जहां पर हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि व्हाट्स द बेयर केस, यानी और क्या खराब हो सकता है स्टॉक में। और ये सवाल हमें क्रैश होने के बाद पूछना चाहिए, क्रैश से पहले नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब कोई स्टॉक 60% गिर जाता है या 70% गिर जाता है, तो हमें लगता है कि वो स्टॉक अभी बहुत चीप हो गया है, बहुत सस्ता मिल रहा है, जिसको बेसिकली एंकरिंग बायस बुलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली स्टॉक को उसके पीक प्राइस से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि केपीआईटी में मे भी हो सकता है हम इसके जो पीक प्राइस है 1900 का, उससे कंपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से ये एंकरिंग बायस बनता है। एंड जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक 60% गिरा है या 70% गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वापस उस स्टॉक को उस पीक प्राइस पे लेके आएगा। चाहे कोई स्टॉक 60% गिरा हो या 70% गिरा हो, जब तक वहां पर रिस्क रहेगा, मार्केट प्राइस से रिस्क को फैक्टर इन करता रहेगा, जिसकी वजह से प्राइस में और भी ज्यादा गिरावट हो सकता है। और एक गिरावट तब रुकेगा जब सारे रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं। तो अभी इसके बाद ना लेंस को थोड़ा फ्लिप करते हैं और अभी ये जो नेगेटिव लेंस है वहां से पॉजिटिव लेंस में आने की कोशिश करते हैं। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी में सही में एक मैसिव टर्न अराउंड होना है तो उसके लिए कंपनी को क्या क्या करना होगा।
तो कंपनी सही में टर्न अराउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको समझने के लिए हमें कंपनी के 5 मार्कर्स को ट्रैक करना होगा। और ये जो मार्कर्स है इसको कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो ये जो 5 मार्कर्स है इसको आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में चेक करना होगा एज अ चेकलिस्ट, और इसको ट्रैक करना होगा। तो पहला मार्कर ये होगा कि कंपनी जो डील्स जीत रहा है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होने चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करेंगे तो क्लाइंट्स आर स्टिल साइनिंग, क्योंकि अगर आप Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 देखेंगे तो कंपनी को अबाउट $349 मिलियन का नए एंगेजमेंट्स मिले। एंड ऑल्सो अगर आप Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 जो कि कंपनी का डिजास्टर क्वार्टर था, उसमें अगर आप देखेंगे तो KPIT वन अबाउट $257 मिलियन वर्थ ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का जो एक्सपर्टीज है उसका डिमांड अभी वैनिश नहीं हुआ है, इट इज जस्ट क्यूइंग अप, यानी वो ऑर्डर बुक में बैकलॉग बनता जा रहा है। और KPIT टेक्नोलॉजीज में ये जो रिकवरी है वो रियल तब बनेगा जब ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बिलेबल रेवेन्यू में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और जिस क्वार्टर में ये स्टार्ट होगा उसी क्वार्टर से चांसेस बढ़ जाएंगे कि कंपनी रिकवरी के ट्रैक पे वापस आ जाए। और इसीलिए आपको हर क्वार्टर में ये क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि ये जो रेवेन्यू लाइंस है वो वापस ऑर्डर बुक के साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और उसके बाद दूसरा मार्कर होगा डी रिस्किंग द क्लाइंट बेस, क्योंकि अभी KPIT टेक्नोलॉजीज का जो क्लाइंट है BMW, वहां से कंपनी को जो लेसन मिला है दैट इज वेरी वेरी क्लियर। 12% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट जो है वो एक लोडेड गन की तरह होता है। अगर वो बंदूक चल गया तो कंपनी का ग्रोथ खत्म। और अभी के टाइम में KPIT जो है वो क्लाइंट बेस को डी रिस्क करने की तरफ एक्टिवली काम भी कर रहा है, जहां पर कंपनी ट्रक्स एंड ऑफ हाईवे सेगमेंट की तरफ पुश कर रहा है। साथ ही साथ वो अपने आप को ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशंस की तरफ भी पुश कर रहा है जहां पर डिमांड जो है वो रिलेटिवली लाइवली है, जैसे कि US, कोरिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया। क्योंकि अभी के टाइम में जो हर एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू KPIT टेक्नोलॉजीज अपने यूरोपियन क्लाइंट से या यूरोपियन कार मेकर से डाइवर्सिफाई करेगा, उतना ही लेस इम्पैक्टफुल जो म्यूनिक में जो बजट मीटिंग होता है ना ऑटो मेकर्स का, उसका इम्पैक्ट उतना ही कम KPIT टेक्नोलॉजीज पे पड़ेगा। तो इसीलिए हर क्वार्टर में आपको ये जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स आता है उसको ट्रैक करना होगा। और इस रेवेन्यू मिक्स में अगर मान लीजिए KPIT टेक्नोलॉजीज का जो रेवेन्यू है वो यूरोप से डाइवर्सिफाई होके बाकी जियोग्राफिकल लोकेशंस की तरफ जा रहा है, तो इट कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ रिकवरी। मार्कर नंबर 3, कंपनी इस बुरे दौर में अपने मार्जिन्स को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजीज के जो स्टैट्स है वो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। क्योंकि अभी इस एंटायर क्राइसिस टाइम में भी कंपनी का जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के जो मार्जिन्स है वो अबाउट 21% के आसपास है, विच इज आइडेंटिकल टू फाइनेंशियल ईयर 2025। और 2027 के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस कितना है मार्जिन्स का, अबाउट 20.5% टू 21.2% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स इट्स विद इंप्रूवमेंट एवरी क्वार्टर फ्रॉम AI लेड प्रोडक्टिविटी। और ऐसे वर्स्ट टाइम में भी अगर कंपनी अपने 21% मार्जिन को डिफेंड कर पा रहा है, then it means that company's business is not broken, which means it's a healthy business in a sick industry. और इसीलिए अभी ये जो मार्जिन डिस्टिंक्शन है दैट इज एवरीथिंग फॉर द कंपनी। तो इसीलिए हर क्वार्टर में आपको कंपनी के मार्जिन्स को बहुत बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। और उसके बाद मार्कर नंबर 4 जो हमें हर क्वार्टर में ट्रैक करना है वो होगा द चाइनीज प्रॉब्लम, जहां पर ये जो चाइना एनिमी बन के बैठा है वो एनिमी ही KPIT टेक्नोलॉजीज के लिए मार्केट क्रिएट कर रहा है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो सॉफ्टवेयर का काम कोई यूरोपियन कंपनी, EV कंपनी 4 साल में कर पा रहा है, उसको एक चाइनीज कंपनी 21 मंथ्स में कर रहा है। और ये जो स्पीड डेफिसिट है ये अभी एक अर्जेंट डिमांड क्रिएट कर रहा है, वो भी किस चीज का, वो एग्जैक्ट चीज जो अभी KPIT खुद बेचता है। क्योंकि अभी के सिचुएशन में यूरोप के जो ऑटो मेकर्स है इधर वो जल्दी जल्दी अडाप्ट करेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। और सॉफ्टवेयर में जल्दी जल्दी अडाप्ट करने का जो काम है ये यूरोपियन कार मेकर्स अकेले नहीं कर सकते, यहाँ पर इनको KPIT टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनी की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और दूसरा डोर भी है जो KPIT टेक्नोलॉजीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी चाइनीज OEMs जैसे जैसे यूरोप में एक्सपांड करते जाएंगे वैसे ही इन्हें लोकल इंजीनियरिंग, कंप्लायंस, साइबर सिक्योरिटी पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। और KPIT टेक्नोलॉजीज ने साइमोटिव नाम की कंपनी को $120 मिलियन में एक्वायर किया था, जो बेसिकली व्हीकल्स के साइबर सिक्योरिटी में काम करता है। और ये एक रेगुलेटरी ड्रिवन और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड ड्रिवन बेट है। क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी के जो बजट्स होते हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कम करेंगे
तो जो रेगुलेटर्स है, यूरोपियन रेगुलेटर्स है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इसको वो एक्सक्यूज नहीं करेंगे। और ये जो रेगुलेटरी हर्डल है, ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो एक्विजिशन है उसके जरिए इसको और ज्यादा रेवेन्यू खींच के ला सकता है। और उसके बाद मार्कर नंबर 5 आपको ट्रैक करना है मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि मैनेजमेंट ने सेकेंड हाफ में रिकवरी का प्रॉमिस किया था, तो इसीलिए H2 जो होगा उसको हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये पब्लिकली कमिट किया है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 में रिकवरी होने के चांसेस है या रिकवरी वो कर सकते हैं और मार्जिन्स हर क्वार्टर में इंप्रूव होंगे। यानी बेसिकली मैनेजमेंट ने ये दोनों चीजें बता दिया है कि वो क्या करने वाले हैं रिकवरी के लिए और ये रिकवरी वो कब तक दिखाएंगे, दोनों है हमारे पास। और इसीलिए जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तब हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और Q3 के जो रिजल्ट्स है वो हमें ये बताएंगे कि कंपनी का जो रिकवरी है वो रियल है या नहीं। और बहुत लोग अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं ना कि इस कंपनी में रिकवरी कब होगा, तो ये रिकवरी तब होगा या कंपनी के स्टॉक में री रेटिंग तब होगा जब मैनेजमेंट ने जो बोला है वो कंपनी के नंबर्स के साथ जब मैच करने लगेंगे, तब कंपनी के स्टॉक में री रेटिंग हो सकता है। उससे पहले री रेटिंग होने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी तक हमने दोनों चीजें समझ ली है, हमने उन 4 रिस्क को भी समझा जिसकी वजह से कंपनी का सिचुएशन और खराब हो सकता है, और हमने उन 5 मार्कर्स को भी समझा जो अगर मैनिफेस्ट होते हैं तो कंपनी का रिकवरी भी हो सकता है। तो अभी इसके बाद वापस आते हैं 100 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था ना 100 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को याद में रखिए, क्योंकि ये क्लाइमैक्स के टाइम पे विलन बन के वापस आने वाला है। तो अभी क्लाइमैक्स का टाइम आ गया है। तो केपीआईटी के पीक पे इन्वेस्टर्स ने अबाउट 100 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का वैल्यूएशन पे किया, ये अज्यूम करके कि कंपनी 30 to 40% का ग्रोथ जो है वो फॉर एवर पोस्ट करने वाला है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसने एक्चुअल में क्या डिलीवर किया, 4.8% का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। बिजनेस बुरी तरीके से स्लो डाउन हो गया, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द बिजनेस, और कंपनी के प्रॉफिट्स बुरी तरीके से गिरे। और ये जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला है, वहां पर अर्निंग्स जब भी कम होता है, वो भी ऐसे कंपनी में जिसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत बहुत तेजी से क्रैश होता है। क्योंकि जब भी ऐसे हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है, तो उस टाइम 2 चीजें होती है। पहला तो अर्निंग्स श्रिंक होने की वजह से स्टॉक का इनहेरेंट वैल्यू गिरता है, और दूसरा जो वैल्यूएशन होता है कंपनी का वो रीरेट होने की वजह से सडनली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है, इन दोनों फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। और आज के टाइम में केपीआईटी का शेयर 60 to 70% गिरने के बाद इसका करंट पी रेशियो अबाउट 25 to 26 के आसपास होगा। और अभी ये जो लोअर वैल्यूएशन है ये कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में दिख सकता है, और वही कुछ लोगों को ये ट्रैप के रूप में भी दिख सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव सही है, क्योंकि अगर आप पहला पर्सपेक्टिव देखेंगे तो अगर मैनेजमेंट सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, ग्रोथ का प्रॉमिस किया है, मार्जिन रिकवरी का प्रॉमिस किया है, अगर वो फुलफिल करते हैं और मैनेजमेंट के जो वर्ड्स है अगर वो नंबर्स के साथ अलाइन करते हैं, तो करंट वैल्यूएशन जो है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अभी ये जो यूरोप में जो ऑटो विंटर चल रहा है, ऑटो रिसेशन चल रहा है, अगर वो 2028 में भी ड्रैग होता है तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हमें लेसन नंबर 5 मिलता है, जहां पर हमें एक ब्रोकन कंपनी को एक ब्रोकन स्टॉक प्राइस के साथ डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ब्रोकन कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी के मार्जिन्स कोलैप्स हो रहे हैं, कंपनी के क्लाइंट्स कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो डेड हो रहा है, कंपनी का डेट बढ़ता जा रहा है, कंपनी के सेल्स बुरी तरीके से गिर रहे हैं और कंपनी धीरे धीरे लॉसेस में एक्सपैंड करता जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड ब्रोकन स्टॉक प्राइस का मतलब क्या है, बिजनेस इंटैक्ट है, मार्जिन जो है वो डिफेंडेबल है, और ऑर्डर्स कंपनी को अभी भी मिल रहा है, कंपनी का जो बिजनेस है, फंडामेंटल्स है, वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन वैल्यूएशन का जो फैंटेसी है वो मर चुका है। इन दैट केस स्टॉक का जो प्राइस है दैट इज ब्रोकन। और आज के एविडेंस के बेसिस पे अगर आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो इसका 21% मार्जिन्स है, और रिसेंटली इसको अबाउट $257 मिलियन का फ्रेश ऑर्डर मिला है, वो भी वर्स्ट क्वार्टर में। तो इसके बेसिस पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो है इट लुक्स मोर लाइक अ सेकंड केस देन द फर्स्ट केस। कंपनी ब्रोकन नहीं है, मे बी हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो करंटली वैल्यूएशन के बर्डन के बेसिस पे ब्रोकन हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, प्लीज नोट दैट नॉट ब्रोकन एंड विल रिकवर सून आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पहला वाला एनालिसिस है और दूसरा जो है वो प्रेडिक्शन है। तो एनालिसिस जरूर कीजिए, लेकिन प्रेडिक्शन में थोड़ा सा हम्बल रहिए।
सो वन लाइन में केपीआईटी का स्टोरी क्या है? एक जेन्युइनली और रेयर बिजनेस है जिसके क्लाइंट बेस करंटली चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो परफेक्शन के लिए प्राइस किया गया था, लेकिन अभी रियलिटी उसको पनिश कर रहा है। और अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो आपका होमवर्क होगा 4 नंबर्स को ट्रैक करना हर क्वार्टर। पहला नंबर क्या है? कंपनी का ऑर्गेनिक करेंसी कांस्टेंट ग्रोथ कितना है? हर क्वार्टर में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विंस कितने हैं? हर क्वार्टर में कंपनी का जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के जो मार्जिन्स है वो कंपनी के जो 20.5% का जो गाइडेंस फ्लोर मार्जिन है उसके कंपैरिजन में कितना है? एंड फाइनली फोर्थ नंबर, कंपनी का जो यूरोप का रेवेन्यू शेयर है वो आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ये 4 नंबर्स अगर आप ट्रैक करेंगे तो कंपनी सही में रिकवर कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आप सही मायने में ट्रैक कर पाओगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, जो भी हमने डिस्कशन इस वीडियो में किया है वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।